वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। गुड। कैसे हैं? कैसी क्लासेस जा रही हैं अब तक? कोई प्रॉब्लम अब तक के जो लेक्चर्स हुए उनमें? सो योर साइलेंस मीन ऑल इज वेल। माशाल्लाह, दैट्स गुड। अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट बैच के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं, वो उसके साथ एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता है। सो टुडे इज़ अ फोर्थ लेक्चर अबाउट current affair, and we are going to conclude international geography, international economy, and the contemporary happenings on world map. तो इसको इस लेक्चर से पहले मैं थोड़ी सी आपको जो पहले 3 लेक्चर में हमने किया है उसके की पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूं, ताकि जिन लोगों के लेक्चर मिस हुए या जिनको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रही है वो ज़रा साथ एक ही पेज पे आ जाए। सो स्टार्टिंग विद वर्ल्ड मैप, वी स्टार्टेड फ्रॉम 20th सेंचुरी, और हमने वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपनी बात का आगाज़ किया है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जिस तरह मल्टीपोलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, जब डिफरेंट आइडियोलॉजीज पूरी दुनिया को रूल आउट कर रही थी, उसमें हमने देखा था कि उस टाइम सिर्फ यूएस या रशिया स्ट्रांग नहीं थे, उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज जो सी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और उसके बाद हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद बाइपोलर सिस्टम आ गया दुनिया पे, जिसमें अमेरिका और रशिया देवर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड फाइटिंग ऑन डिफरेंट डिप्लोमेटिक पॉइंट्स। ठीक है, डिप्लोमेटिक पॉइंट्स पे इनकी फाइट चल रही थी, जिसके अंदर जो बेसिकली इनका डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी था, एक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, उनको ये डिफेंड कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो इनकी प्रैक्टिकल वॉर हुई वो कोल्ड वॉर थी, जो अफगानिस्तान में हुई इन यू कैन से 1980s का जो टाइम था वो इनकी कोल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, और उस दौरान मैंने आपको ये बताया कि कोल्ड वॉर में बेसिकली अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका इस रीजन में क्यों आया, और रशिया इस रीजन से क्या चाहता था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वी आर इन एशिया, और सेंट्रल एशिया जोन सा है, ये हाईली फर्टाइल रीजन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस रीजन वाज सेंट्रल एशियन रीजन। साथ में मैंने आपको ये बताया कि एशिया में और ये इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे 3 कंट्रीज, एक सेकंड यार मैं सेल फोन म्यूट कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 कंट्रीज जौन सी हैं वो ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। उसके बाद आपको ये बताया कि इमर्जिंग इकोनॉमी में देखा जाए तो चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बात करें तो ट्रेड डेफिसिट, मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बताएं जाहिद। आतिफ, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? और कोई? सर जब जी जी, बोलें बोलें। सर जब आप चीज़ों को जो है वो बाहर से ज़्यादा मंगवाते हैं और यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट्स कम कर देते गुड। हैं तो ये द ट्रेड डिफरेंस डेफिसिट हो बिटवीन जाता इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट योर ट्रेड डेफिसिट। तो मैंने आपको बताया था कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री को उठाएं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ आप देखेंगे कि उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं, जो चीज़ें वो बाहर से मंगवाते हैं, वो सबसे ज़्यादा चाइना से होंगी, और एक्सपोर्ट जो बाहर भेजते हैं वो किसी और से भी हो सकती हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका को भेजता है, लेकिन इम्पोर्ट पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इस रीजन में जो सी पैक का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसकी रीज़न भी ये है कि चाइना जो से आपको पता है जिस तरह कंपेटिटिव मार्केट है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट जो सी उसके अंदर एक पोर्शन होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है एवरेजली आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती। उसकी रीज़न ये है कि फिर आपके कंपेरेटर्स और आ जाते हैं। अब देखें, अगर चाइना ने यहाँ से कोई प्रोडक्ट लाइक से कनाडा बेचनी है और वो पूरे इस दुनिया का इस साइड से चक्कर लगाए, दुनिया गोल है वैसे जाता है यहाँ से यहाँ है, लेकिन अगर वो ऑपोजिट साइड पे ऐसे यहाँ से होता है जहाँ से मेरा एरो स्टेम जा रहा है, यहाँ से कनाडा जाए तो लाइक से अगर एक प्रोडक्ट $3 कॉस्ट करती है तो $4 कॉस्ट करेगी। तो $4 से क्या होगा, कंपटीशन जो सा है उसमें अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो जो यूएस की प्रोडक्ट्स हैं वो नज़दीक बैठे, हो सकता है वो $3.5 में इन्हें सेल कर दें, वहाँ से ले लें। ठीक है, तो चाइना ने जो फ़ायदा उठाया वो अपनी मैन पावर का उठाया। उन्होंने क्या काम किया कि उनके पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी,
और आपको मैंने ये यहाँ बताया है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री इन ऑन द ग्लोब इज चाइना, and in terms of land, the largest country on globe is Russia. Other than this, both of these countries are sharing borders where you can say 13 to 14 countries. ठीक है, अब चाइना का जो से ये प्रॉब्लम था, जो आके अपने ट्रेड को वो और ट्रेड कॉस्ट को और मिनिमाइज करना चाहता था, उसके लिए सीपैक इसके लिए इंपॉर्टेंट था। सेकंड, मैंने आपको ये बताया कि जियो स्ट्रेटेजिकली उसके लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि यूएस का जो ट्रेड रूट है साउथ चाइना सी की, मैंने आपको पॉलिटिक्स बताई, साउथ चाइना में जो एक इस टाइम जो यू कैन से अगेन अ सिनेरियो ऑफ कोल्ड वॉर जो उनसे हमारे सामने आ रहा है, कि जो आसियान की मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको बताया कि वो कंट्रीज यूएस के साथ ज्यादा क्लोज है, ठीक है, और वो कंट्रीज बेसिकली चाइना को काउंटर करना चाहती हैं। तो चाइना ने उन्हें ओवरकम करने के लिए इन्वेस्ट किया है सीपैक में, उसके बाद ये श्रीलंकन पोर्ट पे, म्यांमार पोर्ट पे और बांग्लादेश पे। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन अब तक किसी कोई कंफ्यूजन? ओके, ऑल इज वेल। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कौन सा सिस्टम था? यूनिपोलर? नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना वो आया बाइपोलर, और उससे पहले था मल्टीपोलर। मल्टीपोलर यानी कि आपको एग्जांपल दी थी कि एक पिंड में बहुत सारे चौधरी मौजूद है। उस टाइम यूरोप में भी कई चौधरी थे, जर्मनी भी चौधरी था, फ्रांस भी चौधरी था, अमेरिका भी चौधरी था, रशिया भी चौधरी था, ठीक है। तो मल्टी मतलब आपने याद रखना, मल्टी मीन ज्यादा, ठीक है, बाय मीन टू एंड यूनी मीन वन। यूनिपोलर आएगा ये जो आपका जब यूएसएसआर यानी कि कम्युनिज्म कोलैप्स किया अफगान वॉर के बाद 1991 के बाद यूनिपोलर सिस्टम आया, जिसमें दुनिया में एक सुपर पावर बची जिसका नाम अमेरिका था, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच। एक कॉमनवेल्थ नेशन जौन सी हैं वो कंट्रीज हैं जो किसी और कंट्री की कॉलोनी रही है, ठीक है। ब्रिटिश ने आपको मैंने बताया कि जिस तरह आपका सब कॉन्टिनेंट की अगर हम एग्जांपल लें तो सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो पाकिस्तान इंडिया दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि आपका यहाँ से वो आके रॉ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट करते थे, एग्रीकल्चर कमोडिटीज यहाँ से जौन सी है प्रोड्यूस की जाती थी और उन्हें इस ओल्ड रूट से बाय रोड ट्रेड से यूरोप में ले जाया जाता था। और इस ओल्ड रूट का नाम सिल्क रूट है। सिल्क रूट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये मेन कॉटन ग्रोन एरिया था, यहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था और उसको यहाँ से यूरोप लेके जाया जाता था। अब मैंने बताया कि चाइना ने 2013 ऑनवर्ड्स इस इनिशिएटिव को भी एक्टिव कर दिया है, जिसका नाम उसने रखा OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये दोबारा से वो अपना ओल्ड ट्रेड रूट जो यूरोप के लिए उसे फिर से इनहेंस कर रहा है। और ये इससे क्या होगा, एक तो ट्रेड डिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हैं कि पहले से कम हो जाएगा, और दूसरा ट्रेड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। कि अगर किसी टाइम आके आपको बताया कि यहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं, ये आपको बताया, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इनके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे आपने देखने कौन सी कंट्री मौजूद है। जो अभी तक अपने आप को म्यूट कर लें, सब जो ऑन म्यूट है म्यूट हो जाए जरा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सीज हैं इनके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे जो कंट्रीज हैं उन्हें आपने देख लेना है कि उनके नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया कि यूरोप की जो ट्रेड है उनका रूट ये है कि यहाँ से इस टाइम जो शिप निकलते हैं वो रेड सी से मेडिटेरियन सी और यहाँ से यूरोप में चले जाते हैं। और आपके वन पेपर में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मेडिटेरियन सी के नॉर्थ पे क्या है, साउथ पे क्या है, ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है। डायरेक्शन याद करने के लिए मैंने आपको एक बेहतरीन तुक्का जो है बताया कि आप वी लिखे मैप पे, वी जस्ट लाइक यू से VEV जोन्स है, ठीक है, वो वी सॉरी WEV जोन्स है। तो डब्ल्यू जोन्स है वो आप किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो डब्ल्यू मीन योर लेफ्ट साइड इज योर वेस्ट, राइट साइड इज योर ईस्ट एंड अपर साइड इज नॉर्थ एंड डाउनर साइड इज साउथ। तो ये आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया कि एग्जामिनर आपसे अक्सर व बेशतर इन जो ये सीज हैं जिसमें ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ठीक है, इनका आपसे पूछता है कि इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, इनके लेफ्ट राइट पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सेकंड जो आंसर वो आपसे पूछा जाता है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिस तरह ये अफ्रीकन कंट्रीज का मैंने आपको बताया, दीज आर नोन एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, इनके नाम आपसे पूछता है, इनके कैपिटल की। या मैंने आपको बताया कि जो यूरोप की ईस्ट पे हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज, इनके नाम पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि हम अगर अब इधर यूएस वाली साइड पे जाएं तो हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उनमें अगर आप देखें तो साउथ अमेरिकन साइड जो सी है यानी कि डाउनवर्ड साइड ऑफ अमेरिका, दिस इज फेमस फॉर देयर लव ऑफ स्पोर्ट्स,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इन दिस रीजन इज फुटबॉल। ब्राज़ील, आप ब्राज़ील के नाम को जानते हैं फुटबॉल की वजह से। सिमिलरली अगर हम अपर रीजन की बात करें, ये कनाडा साइड की, तो ये नॉर्थ रीजन का हमने आपको बताया था कि इस रीजन में इस टाइम आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है जो आपकी 2021 है। तो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट जोन से वो इस टाइम कनाडा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये गाइस जनरल डिस्कशन थी जो मैंने आपको 10 मिनट्स में प्रीवियस 3 क्लासेस को रिवाइज करवा दी है।